देखिए मेरे साथ आज कौन है, शाजिया इल्मी। कोई इनको एज नहीं है, कोई इनके अंदर एरोगेंस नहीं है, कुछ नहीं है। एक फोन किया और आ गई। ये हमारी सीनियर भी हैं, ये भी बता दीजिए। हाँ, मैं कॉलेज में इनकी सीनियर थी, बट ये बच गई क्योंकि जब तक मैं निकली हूँ ये उसी साल इन्होंने ज्वाइन किया, नहीं तो ये भी फंसती। रैगिंग करती हैं हाँ, मैं हमारी, रैगिंग करती जो अभी थी। भी करती हैं। देखो, जहाँ जोर चलता है वहां तो जोर चलाना होता है ना। तो आज हम लोग आपके ही अपने चैनल मास्को तारो जी में कुछ बहुत ही अच्छी बातें करेंगे और आपको अवेयर कराएंगे कि जो कुछ नैरेटिव सेट होता है या जो बोला जाता है, क्या वो सच्ची में सच होता है कि वो एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक होता है जो सारी पार्टीज खेलती हैं। एक मुसलमान के अगेंस्ट बोलती है, एक हिंदू के अगेंस्ट बोलती है, दोनों आपस में इनको होता है कि पोलराइज करो और जीतो। आज हम काफी सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मैं प्रोटेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, प्रोटेस्ट कर सकते, हम मना भी कर सकते कि मैं आंसर नहीं दे रही इस बात का। तो मेरा पहला सवाल तो शाजिया के साथ ये है कि शाजिया, क्या मुसलमान सच में खतरे में है इस देश में? बिल्कुल नहीं। अगर मुसलमान कहीं पे महफूज हैं तो वो इंडिया में है, भारत में है। आप लगातार देखिए कहाँ क्या कुछ हो रहा है, और कई सालों से देखिए। आप पाकिस्तान में तो जुमे की नमाज पढ़ रहे होते हैं मुसलमान, तो मस्जिद के अंदर ही फायरिंग शुरू हो जाती है। आप देखिए इराक ईरान वॉर की अब सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सालों से यमन का हाल देखिए, आप सऊदी का आप देखिए। आई मीन, आप बड़ा आसान है, अब लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं इस पूरे खिते को वो जानते हैं कि क्या क्या रहा है उसमें और कितने कोई भी मुसलमान सेफ है। बल्कि मैं इस बार सोच रही थी इस रमजान में, पायल, दैट आई थिंक वी वर द ओनली मुस्लिम्स इन इंडिया, ओनली मुस्लिम्स इन इंडिया हैड अ सेफ रमजान। जो भैया आराम से सहरी से लेकर इफ्तार तक एक मुसलमान, बजाय इस खौफ के कि उसके घर का कोई निकल जाएगा बम मारने के लिए या बम उसके ऊपर पड़ेगा, बेचारा अपना रमजान कर पाया। क्योंकि अफगानिस्तान में आप जानती हैं क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आप जानती हैं क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देखिए सब तरह की ताकतें हैं, और अरब दुनिया का हाल भी सब जानते हैं। तो आप जरा सोचिए कि एक इंडिया का मुसलमान जो आराम से रहता है, बड़ी बड़ी बातें जरूर करता है, मतलब कि ऐसे कुछ लोग हैं क्योंकि एक कठपुतली की तरह नाच रहे, और ये नाच चल रहा है, ये खेला चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, आजादी से लेकर अब तक। वो जो मुगली घुटी नाम भी आता है, फन समझ लीजिए इसको आप, जो मुगली घुटी पिला रखी है ना, चाहे वो आप जिन्ना को समझिए या कांग्रेस के पुराने लोगों को समझिए, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते थे। और उससे पहले तो आपको याद होगा पूरा खिलाफत मूवमेंट, मुसलमान एक साथ हो जाए, पैन इस्लामिक फोर्स हो भारत में, जिन्होंने जज्बे को क्रिएट किया है। उसके बाद आप लगातार देखिए कांग्रेस की नीतियां, पार्टीशन के बाद से मुसलमान 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 बुरा ना माने, हिंदू कोड बिल हो जाए मुसलमान का ना हो। तो ये बच बच के डर डर के चलना कि भाई मुसलमान जो है बुरा ना मान जाए, और मुसलमानों में कौन बुरा ना माने, औरत जाए भाड़ में, मुसलमान औरत, मुसलमान तो वो भी है, उसकी फिक्र नहीं होगी। तो कुछ मुसलमानों को जो वोट के ठेकेदार बने हुए हैं, तब से उनको ठेकेदारी दे दी गई, वो ठेकेदारी चल रही है। और वही बात करते हैं कि मुसलमान खतरे में। आप मुझे देखिए, आप ये मुझे एग्जाम्पल बताइए पायल, ऐसा कभी आपने सोचा है कि कहीं पे भी स्टेट प्रोग्राम कि मुसलमानों या किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ ज्यादती होगी? अब देखिए क्या हुआ पाकिस्तान में, कादियानी अहमदियास हटाए गए, सिख कितने रह गए, हिंदू कितने रह गए, ये हालत आप देखिए। लेकिन इंडिया में आप देखिए मुसलमानों के सेंसस के अनुसार, और लेटेस्ट सेंसस भी आने वाला है, संख्या लगातार बढ़ी है। तो ये कैसे संभव है कि भैया किसी कौम जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो लगातार उसकी आबादी बढ़ रही? तो ये मुझे इस बात समझ में नहीं है। फिर ये कहा जाता है, और ये सच भी है, कि मुसलमान सोशो इकोनॉमिक इंडिसीज में सबसे गरीब है। ये सही बात है क्योंकि है बहुत गरीब, लेकिन सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा है, कौन सी पार्टी? सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी। तो ये किसकी जिम्मेदारी? जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, जो लगातार पावर में रही है। और ये बात तो प्रूव भी हो गई, राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट हुई, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट आई, उसके बाद श्री किशोर रिपोर्ट भी आई। तब कब आई? महाराष्ट्र में दंगों के बाद, जब कांग्रेस सरकार में थी। तो ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन अजीब सी बात यह है, जैसी बीजेपी आई तो चाहे वो आमिर खान हो या ये आलतू फालतू के जर्नलिस्ट बन गई है कुछ मुसलमान ख्वातीन, जिनको ना तो इस्लाम के बारे में पता है ना कुरान के बारे में, लेकिन बड़ा फैशनेबल है, टॉक अबाउट दीज फैशिस्ट हिंदू मैजॉरिटेरियन पीपल एंड व्हाट दे डूइंग टू अस, हमारा इस्लाम के साथ खतरा है। तो वो करने लगी हैं, उन्होंने ढेले भर का तो जर्नलिज्म किया है। पर इनको पैसे मिलते हैं इन चीजों के, बहुत ताकतें हैं। अब आप बताइए, सीए का प्रोटेस्ट शाहीन बाग का, ज्यादा दूर नहीं है पायल, जहाँ हम और आप रहते हैं, वो क्यों हुआ? मतलब फरहान अख्तर ने तो कहा भी कि मुझे मालूम नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन क्योंकि इतने लोग कर रहे हैं तो हो रहा है। उसमें इंडियन मुस्लिम्स का लेना देना नहीं, लेकिन समहाउ पीपल बिलीव कि उनके घर छीने जाएंगे, अफवाहें फैला देना। हाँ, तो कहाँ से अफवाह आ रही है? कौन उनको पावर दे रहा है? कौन बिरयानी खिला रहा है? कोई तो होगा ना। मैंने तो देखा है ना, मेरे को आई रिमेम्बर माय कारीगर यूज्ड टू से इंपोर्टेड जूस मिल रहा है, इंपोर्टेड दूध मिल रहा है, इंपोर्टेड कहाँ से खजूर मिल रहे हैं, और इतनी बढ़िया खाना मिल रहा है। 500 रुपए दिन आने का, 500 रुपए, और अगर वुमन हो तो उसको और ज्यादा देते थे, क्योंकि जब ये दिखाते हैं कि विमेन एंड किड्स आर सफरिंग, तो वो उसके लिए सिंपैथी ज्यादा मिलती है ना, तो उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। नेपाल और वो जो सारे मुसलमान हैं जिनको डराया गया है, धमकाया गया है, बहकाया गया है, फुसलाया गया है, कुछ थोड़े बहुत
कभी पैसे दिए गए हैं या नहीं दिए गए, या बस कहा गया है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम और तुम्हारा एक रिश्ता है, ये भाजपा खतरनाक है। तो सोचिए इतनी बड़ी डिससर्विस, इससे ज्यादा क्रूरता नहीं है कि आप गरीब मुसलमान औरत हो, नानियों दादी जो कहते हैं ना शायद, उनको आप झूठ बोले, उनको आप वेपनाइज करें बीजेपी के खिलाफ। खुद तो वोट मिलते नहीं आपको, आप लड़ पाते नहीं है, चुनाव दर चुनाव आप हारते हैं। तो आप मुसलमान बेवाओं, गरीब औरतों को, बुरखे वालियों को सड़क पर घसीट कर लाए, और वो मालूम है तुम्हारे सिटीजनशिप छीनी जा रही है, तुम नागरिक नहीं होते, परेशान करेंगे। मुझे तो लगता है इनसे ज्यादा एंटी मुस्लिम कोई नहीं हो। दिस इज एंटी मुस्लिम। आप एक गरीब मुसलमान को लगातार उसके जज्बात के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या क्या, मुंबई मैदान आपको याद होगा, पुराने राइट्स क्या क्या नहीं हुआ उसमें। तो मैं कानपुर चमनगंज की रहने वाली मुसलमान हूँ, हार्डकोर। अम्मी मेरी बुरखा पहनती थी, अब्बा मौलाना इसाक इल्मी, और इल्मी खिताब दिया है देवबंद से। तो मैं हूँ, अगर कोई कह सकता है ना कि मैं हूँ असली मुसलमान। सारे टिक बॉक्सेस जो है सुन्नी, और आप इनमें से देखिए जो बहुत बोलती हैं, जो कोई येल से आ रहा है, कोई कोलंबिया जा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो आप उनके बारे में पूछिए। उन्होंने दे हैव हैड वेरी सेक्युलर अपब्रिंगिंग, दे हैव लिव्ड इन दिल्ली इन द नाइसेस्ट ऑफ एरियाज। कोई सैनिक फार्म में रह रहा है, कोई कहाँ पर। बात करनी इस्लाम की क्योंकि फैशनेबल है नहीं, and then there's so much of money involved in it, na? So much of money, they don't know. And you know, I'm telling you, I go back to Kanpur in my area. एक चांद साहब है, बहुत स्वीट से, तो वो ड्राइविंग भी करते हैं ना। हमारे घर में जो ड्राइवर वो भी फैमिली मेंबर होता है, और काम भी करता है। अम्मी तो मटर फली भी छिलवा लेती थी, बेटा आओ तुम भी मेरा काम करो, यू नो mother's generation have done that. क्या तुम क्या कर रहे हो, बैठो यहाँ पे मटर फली करो, गाजर तो काटो, कुछ तो करो, यू नो, लाइक अम्मी used to do that. तो बेचारे तो इस तरह के घरों से हम लोग हैं। यू नो, चांद साहब टेल्स मी, एंड एक रईस है वो भी, यू नो व्हाट से, कि कुछ तो फर्क आया नहीं, मुलायम सिंह, मायावती, बीबी क्या तब हुआ, शाजिया आपा, बीबी समटाइम्स दे कॉल मी। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं। बोले एक तो अच्छी चीज हुई है, राशन खाना जो मिला कोविड के बाद से, मतलब लिटरली चेंज लाइव्स, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग दे ऑल आर वेरी हैप्पी अबाउट इज दैट जनधन योजना, उससे जो कार्ड मिला है, दैट हैज मेड देम वेरी। तो गरीब मुसलमान मोदी के साथ आएगा। मैं बताया क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी पतली है। पर जो बड़ा सियासी पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो बिल्कुल एक तरह से जिसको पॉपेटियर्स चला रहे हैं, जिनको अखिलेश और ये पूरे जो हमारे मीडिया में लोग हैं, वो बहुत पॉलिटिकल मुसलमान, वो नहीं आएगा। नहीं, पर शाजिया, मैं ना कल कहीं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लग गया जब से मोदी आया है, उससे पहले नहीं होता था। ऐसा पूछो देश में, उनसे पूछो पार्टीशन का नाम सुना है? वो कहते हैं पार्टीशन की बात मत करो, अभी की बात करो। पार्टीशन के बाद से लगातार मुसलसल तौर से कम्युनल राइट्स आप देखें, कम्युनल वायलेंस आप देखें। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, चाहे वो लखनऊ के फसाद हो, या कानपुर के हो, या मुरादाबाद के मलियाना और आशिमपुरा के वो इंसिडेंट्स हो, या अहमदाबाद के जब माधव सिंह सोलंकी सीएम थे वहां के राइट्स हो, जो हमेशा होते रहते थे, और बहुत सारे हुए हैं वहां, बहुत सारे हुए हैं। गुजरात तो वाज नोन फॉर इट, छोटी सी बात से आग लग जाती थी। बिल्कुल, तो और हर जगह होते हैं। तो देखिए मेरी याददाश्त बहुत अच्छी, या शायद इस वजह से भी कि मैं कानपुर में उस घर में पली बड़ी हूँ। हमारा पुराना सबसे बड़ा उर्दू का अखबार सियासत जदीद निकलता था, बहुत पावरफुल था, हार्डकोर उसमें वो सेंटिमेंट था, हालांकि नेशनलिस्ट था। विजय लक्ष्मी पंडित ने यूनाइटेड नेशंस में कोट किया था सियासत जदीद को कि ये कश्मीर भारत का हिस्सा है, हर एक कश्मीर भारत के साथ रिलेट कर रहा है। इट वाज एक्चुअली कोटेड व्हेन शी वेंट टू एड्रेस यूनाइटेड नेशंस, आई थिंक मस्ट बी अर्ली 60s। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि राइट्स हो नहीं रहे हैं, बाकायदा गवर्नेंस की बात की जा रही है। मोदी जी कहते भी है खुलकर, दिल से कहते हैं कि भाई एक हाथ में कुरान शरीफ रखो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर रखो। तो कौन मुसलमानों को बेहतर कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है? मुसलमान औरतें क्या मुसलमान नहीं है? अभी बताइए मुझे। मुसलमान औरतों की बात भी करना तो वो है इंटरफियरेंस है। भैया क्या हो जाता है ओबीसीज को, सारे कांग्रेसियों को। तो मतलब मैं शाबानो केस की कितनी बात हुई है, कितनी पर करना जरूरी भी है। आप पूरी एक कौम को क्यों ढकेल रहे हैं जानते हुए? और आपको लगता है कि ये ट्रिपल तलाक का जब से ये लॉ आया है, इसके आया है एंटी इसके, तो आपको लग रहा है कि उससे थोड़ी तलाक कम हुई? ना सिर्फ कम हुई है, लेकिन जो मेरे खुद की बात है, जो हमारा एक बाबर है, एक सैलून में काम करता है, उसने मुझसे बात की कि मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं और निकाल दिया है। मैंने उससे फौरन कहा, मैंने बात की जो एसएचओ है, मैंने कहा उससे कहो फौरन कैसे निकाला नहीं जा सकता, तुम अभी भी तुम्हारी शादी है और वो तुम्हें मेंटेनेंस देगा और प्रॉपर तुम्हारे साथ तलाक होगी, तुम्हें ऐसे कोई निकाल नहीं सकता। वो गई और ये काम हुआ और इतना डर एक तरह से बैठ गया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, और ये
में बड़े पढ़े लिखे लोग सारे, देखिए इट्स अ सिविल रॉन्ग, इट कांट बी अ क्रिमिनल रॉन्ग, यू कांट क्रिमिनलाइज, इट्स अ सिविल रॉन्ग, हाउ कैन यू क्रिमिनलाइज इट? तो डाउरी देना भी तो उसको भी कर सकते, सिविल था, वो क्रिमिनलाइज क्यों किया? डोमेस्टिक वायलेंस में क्यों किया? क्रिमिनलाइज करना होगा ना। अगर जब तक एक औरत के पास जिसको बिला वजह निकाला जा रहा है, जिसका शौहर उसको धक्के मारकर घर से निकाल रहा है, या फिर एक टेक्स्ट के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या सऊदी अरब से खत लिखकर, तो उसके पास अब तो कानूनी वो है, एक रास्ता है बचने का। तो मुझे लगता है ये, इसके लिए मैं पूरे दिल से, मुझे लगता है मोदी सरकार को आप वोट की बात करते हैं, लेकिन इतनी दुआ मिली, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर जगह जाती, जो मुसलमान औरतें हैं और जो छोटे लड़के हैं चुपचाप मिलते हैं। जैसे मैं भी लखनऊ जा रही थी, लखनऊ से लौटी तो कुछ एक मुस्लिम फैमिली जा रही थी, तो बड़ा पेट्रियार्क होता है, वो आगे चल जा रहा था, वो आगे चला गया, फिर वो उनकी बेगम साहिबा आई, बुरखे में थी, बच्ची आई दुपट्टे में थी, तो वो सब चली गई, तो वो आगे बैठ के, तो वो बेटा आया मेरे पास, बोला अम्मी कह रही है कि आप शाज़िया अलवी है? मैंने कहा जी जी। बोले आपको सलाम कह रही है, और कह रही है आप लड़ते रहिए, और जब लोग उतर जाएंगे तो मेरी बहन के साथ सेल्फी लीजिएगा, चुपके से लेंगे हम लोग। ये तो बहुत यू बार मीन टू हुआ है। से कि मुस्लिम विमेन वोट कर रही हैं मोदी जी को, कर देती हैं, और ये मुस्लिम मैन, देखिए, मुस्लिम विमेन अपने खुद के लिए सोचें, आगे बढ़ें, ये सब चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं। जब आपको आपके शक्ल को, आपके रूप को ही निगेट कर दिया जाता है और कहा जाता है ये इस्लामिक है, तो कितना आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस मिलेगा? लेकिन बहुत बदलाव आ रहा है, और लड़कियां सोच रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, कुछ इसमें गलत है। पहली बार, अब ये लोग कह रहे हैं पहली बार ये हो रहा, उल्टा हो रहा है, कम्युनल वायलेंस कम हो रहा है, राइट्स खत्म हो रहे हैं, फसादात हो ही नहीं रहे, और मुसलमानों की जो मेन स्ट्रीमिंग है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉब्स बढ़ रही है, प्राइवेट जॉब्स में ज्यादा आ रहे हैं, यूपीएससी कितने मुसलमान यूपीएससी क्लियर, स्कॉलरशिप बच्चियों को ज्यादा मिल रही है। एक एफर्मेशन, एक तरह से प्रोग्राम है, एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है, एफर्मेटिव एक्शन, तो उल्टा हो रहा है बल्कि। तो और सबसे पहली बार अगर किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ भी किया हो, चाहे भी वो आपका शौचालय हो, इज्जत घर हो, या एक मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा क्या परसेंटेज है पायल मुसलमानों को इंडिया में अब तक? कहते हैं अब तो 27% हो गई है। नहीं, ऑफिशियली तो 14-15% है, ऑफिशियली। और कितने जो आप परसेंटेज देखेंगे मुद्रा योजना में, जनधन योजना में, उज्ज्वला योजना में, वो 30 से 40 है इनको मिल रहे हैं। मुसलमान इसलिए नहीं क्योंकि मुसलमानों को प्रेफर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों ने ऐसा बेजा इस्तेमाल किया था, चारे की तरह इस्तेमाल किया था, और इसलिए उनकी हालत इतनी खराब थी कि जब बेनिफिशियरी से भागीदारी की बात आती है या लाभार्थी की बात आती है, तो मुसलमान सबसे नीचे तबके में। इसलिए ऐसा नहीं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि भी मुसलमानों को ज्यादा मिले, मुसलमान इतना दबा हुआ था, कुचला था, तो बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं, मुसलमान मजहब की, मुसलमान की पढ़ाई, मुसलमान की तालीम, रोजगार के रास्ते, मुसलमान बच्चियों की स्कॉलरशिप्स, ड्रॉप आउट रेट, कौन करेगा इसकी बात? कोई नहीं करे। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग बोर हो गए, थक गए हर वक्त। अब मैं मुसलमानों से भी कहूंगी, हर वक्त जब देखो आप तराबी की बात कर रहे हैं, आप नमाजों की बात कर रहे हैं, आप रोजे की बात कर रहे हैं, अरे फिनटेक की बात कीजिए ना, टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, सरकारी स्कीमों से क्या लाभ मिल सकता है इसकी बात कीजिए। हर वक्त विक्टिम कार्ड क्या लगा रखा है, ये हुआ क्या हो रहा है। वो मेहंदी हसन जो बहुत बोलता है और अच्छा बोलता है, वो इंटरनेशनल जो जेटीओ में आता है, लोग देख रहे हैं उसमें पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल पर वो बोला है, ईरान वॉर, सब कुछ तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अरुंधति रॉय आ रही हैं उनके प्रोग्राम में और वो बोल रही है कि गाजा में जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, वैसे ही इंडिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? एक कोई बता दो मुझे। मैं चुनौती दे रही हूँ आपको, सॉरी पहले मैं आपको गुस्से में हूँ तो आपको हिट कर रही हूँ, आई चैलेंज हिम। एक हिंदू खतरे में, देखो कितने खतरे में, कितनी खतरनाक हूं मैं। बल्कि हाँ, एक्चुअली ज्यादा आप टीवी चैनल उठा लीजिए कोई भी, देखिए हर एक पार्टी की नुमाइंदगी मुसलमान कर रहे हैं, हर एक पार्टी की, बीजेपी की भी मुसलमान कर रहे हैं, और सब मोदी जी को गाली कर रहे हैं खुलेआम। बहुत डर है, मोदी जी का बड़ा डर है, कुछ बोल नहीं सकते, बहुत डर है। एक कोई मुझे बताते हैं, मैं चैलेंज करती हूँ सारी आपकी आरफा खानम जी को, जो उनका जो बोलने का ढंग ही बहुत बदल सा गया है आजकल, और राना अयूब जी को, सबा नकवी, गार्गी रावत, बहुत है, भरी पड़े। बिल्कुल हाँ, नहीं तो उनसे आप जरा पूछिए कि एक कोई मुझे मुसलमान ले आए, औरत मर्द कोई भी, जिसको इस आधार पर कि वो मुसलमान है उनको सरकारी स्कीमों से अलग रखा गया है। क्योंकि पीएम, सीएम, डीएम, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पटवारी, वहां देखा जाता है
कौन इसका लाभार्थी हो सकता है, नीडी कौन है। हाँ, तो अगर ऐसी सरकार चल रही है, गवर्नेंस है, तो सल्यूट करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम किसी ने तो फिक्र की, किसी ने मुसलमान को नागरिक की तरह तो रेखा, एक वोटर की तरह नहीं, किसी ने तो किया। हिंदू के सब लोग, कोई चाहता है हिंदू वोट मिले, कोई चाहता है मुसलमान वोट मिले, ठीक है, आप हमेशा मुसलमान मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को सब कुछ मिलना चाहिए, हमारे मुसलमान बेचारे, चलिए मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, तो कोई हिंदुओं से वोट क्यों ना मांगे, उसमें क्या गलत है? What is so wrong about it? You're catering one, not even, I will not even say a party, Congress, RJD, TMC, SP, सभी आम आदमी पार्टी, आपकी एक ही पॉलिटिक्स है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, मुसलमानों को रखो, तो कोई पार्टी हिंदुओं से क्यों नहीं मांग सकती वोट भाई? SGP से आप देखा, कालीस को देखा, तो क्यों नहीं, हमारे देश में तो आजादी है। वो जट्टों से वोट, बीजेपी सो फैशिस्ट एंड मेजॉरिटेरियन, भाई हिंदू है ही ज्यादा, इट्स अ फैक्ट, वो है, फैक्ट है, आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो मेजॉरिटेरियन क्या है? डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटेरियन, फिर तो आप डेमोक्रेसी को हटा दिए, डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटेरियन। इलेक्टोरल प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट, तो उसको हटा दिए। डेमोक्रेसी में अगर कांग्रेस जीत रही है तो डेमोक्रेसी हिलती है, बीजेपी जीत रही है तो मेजॉरिटेरियनिज्म है। ये किसको उल्लू बना रहे हैं? आपसे ज्यादा अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं भाई, जो आप स्पिन मास्टरिंग करते हैं ना, उसके हम लोग, आपने वो उसके हम लोग के बाप हैं, हम कोई कम नहीं है। That's why they hate me. You know why they hate me? क्योंकि मैं मुस्लिम एंगल को करती हूँ। And you challenge their whatever they're saying ना, मैंने ये कहा है, सुनिए एक बार क्या हुआ, ट्रिपल तलाक के मौके पर जब वो हो रहा था, इतने ज्यादा आर्गुमेंट से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नेता, मैं नेता बोलती हूँ, मौलाना वो लोग कहते हैं अपने आप को, मैं तो नेता कहती हूँ उनको, जिनका काम है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए वोट बटोरना, और टीएमसी के लिए भी, आप जहाँ पे मतलब उनको कुछ काम मिल जाए वो वहां पे चले जाते हैं। सोचिए वो लोग कुरान शरीफ के अलग जाकर, मतलब कुरान शरीफ के खिलाफ जाकर आप ऐसी चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जो कुरान शरीफ में भी नहीं। आई मीन लुक एट द हेट्रेड ऑफ दीज मुस्लिम्स हु आर पार्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, व्हिच इज अ self-appointed body of a seminary of sorts, representing all the seminaries, which is ready to go against Quran. Forget constitution का मैटर करता है, शरिया मैटर करती है, but let शरिया मैटर also भाई। जो आप कुरान के खिलाफ, बीजेपी को गलत साबित करने के लिए आप कुरान शरीफ के खिलाफ जाने को तैयार है। अब जब मैं ये बोल देती हूँ तो बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि मैं कुरान शरीफ को ले आती हूँ आगे, तब कोई क्या बोलेगा? ये बात पायल आप तो नहीं बोल सकती, ये बात तो शाजी इल्मी बोल सकती है, जिसके वालिद मौलाना इसाक इल्मी है, जिसका आखिरी नाम है इल्मी। वो खिताब जो देवबंद से दिया गया है, वो कुरान शरीफ की वो किताब जिसमें साफ तौर से लिखा है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत भी जानता होगा, तलाक बिद्दत, ऐसे तलाक इज इनोवेशन, बिद्दत मींस इनोवेशन। तो जाहिर सी बात है भाई, हमको सिखाओगे तुम, खुद तो कुरान सीख लो। तो सोचिए, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मुसलमान उन पार्टियों को यकीन करना चाहते हैं जो कुरान के खिलाफ है। अब भैया आप कुरान के खिलाफ हो तो आप कैसे मुसलमान हो, मुझे जानो। बल्कि इनके चक्कर में कुरान खतरे में है, ये जो मौलाना बैठे हैं सारे वहां पे ना, इनके चक्कर में कुरान खतरे में है, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आप कुरान शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। वो किसने अभी बात कही है ना कि नमाज पढ़ना हो तो जहरीले सांप की तरह है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो बात नहीं, उन्होंने ये कहा कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो खड़गे ना, हाँ खड़गे नहीं, तो उसके पास अगर सांप भी आपके पास से जाए तो आप नमाज छोड़ के सांप को मार डालिए। उसी तरह जैसे अगर बीजेपी और आरएसएस का कोई आपको दिखे, मैं वही कह रही हूँ, मुझे मालूम, मैंने इस पर बात की, तो मतलब आप कुरान शरीफ को नमाज तक को खींच रहे हैं अपनी गलीज पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको हर जगह नजर आ रही है। मतलब मुझे तो लगता है आप और मैं क्या, आप मुसलमान को उठना चाहिए, क्योंकि हमारे नमाज को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? कुरान को बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ, नमाज को ना, कि नमाज पढ़ते वक्त ही कहाँ लिखा है कुरान? एक तो मैंने पूछा, बोले आप कोई बात का जवाब दो, बुरखे को लेकर, भाई बुरखा तो लिखा भी नहीं कुरान में, हिजाब लिखा नहीं है, चादर लिखा नहीं है, जिलबाब का जिक्र है, क्या लूज कपड़े पहनिए, मर्द ही पहनते हैं, बेडुइन्स बद्दू जो पहनते हैं, आप भी पहन के घूमिए। फिर मैंने तो कभी देखा नहीं इनको, जितने भी मौलाना है, कि वो ऊंट पे चलकर आ रहे हैं और पहने में वो जो तोप पहनते हैं, जो आप मुझे देखा नहीं, मैं तो कहती बड़े सिलेक्टिव वो हैं। वैसे तो टीवी पे आना सब कुछ, बारिश पठान पैंट शर्ट पहनेंगे, हाँ। क्यों नहीं, और क्यों गाड़ी में घूम रहे हैं? ऊँटों में घूमिए ना, पूरी तरह से फॉलो कीजिए, आधा किसी नहीं। अच्छा, औरतें पूरा फॉलो नहीं, और टीवी भी देखना अलाउड नहीं है, टीवी पे अलाउड नहीं है बिल्कुल, और टीवी तो था भी नहीं समाज। और आप तो मूवीज देख रहे हैं, हाँ, हर थिएटर में मुस्लिम्स तो आए होते हैं मूवी, बिल्कुल उनकी वजह से तो सब हिट्स होते हैं। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली, हमें समझ आ गया कि मुसलमान इस देश में मोदी जी के अंदर खतरे में नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ये ही उसका सही जवाब दे सकते हैं और अंदर की बात बता सकती हैं। राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में क्या हुआ? क्या राघव चड्ढा को अभी तक निकाला तो गया नहीं है,
पर इग्नोर करना शुरू कर दिया है? क्या वो अपना राज्यसभा का टर्म पूरा करेंगे और क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? इस सब के बारे में हमें शाज़िया बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो स्वाति मालीवाल जी का भी आपने पूरा वाकया देखा है। तो जब आपको राज्यसभा मिलती है एक पार्टी से, आपको हटाया नहीं जा सकता। तो ये पहले भी जब स्वाति मालीवाल जी बोली थी, तो कुछ जो हैं, जो जिनका दिल बड़ा धड़कता है आम आदमी पार्टी के लिए, भई मोदी जी को गाली बको, तो आप फेवरेट हो जाते हैं। यही इंसान जो गाली बक रहा था कांग्रेस को, केजरीवाल, तो भैया आस्तीन का साँप है, आरएसएस वाला है। जब मोदी को गाली बकी, तो वही लोग पलटी मार उन्होंने ऐसी मारी कि अगर मोदी को गाली बक रहे हो, तो बस तुम नौजुबिल्ला खुदा बन गए हो। तो जब स्वाति मालीवाल ने कहा कि नहीं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को बनाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। और अच्छी खासी पढ़ी लिखी जो जर्नलिस्ट हैं, जो सालों साल से कवर कर रही थी आदित्य फडणवीस जैसी, उन्होंने भी कहा, मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ लॉ, यू कांट चेंज इट। तो राघव चड्ढा को तो कोई फायदा भी, अगर वो तो बने रहेंगे। अगर राघव चड्ढा खुद रिजाइन करेंगे तब उनके 2 साल जाएंगे। हालात तो नहीं ऐसे कर देंगे कि रिजाइन नहीं कर, जैसे स्वाति के लिए भी हालात तो क्रिएट कर रहे थे ना। नहीं, वो क्यों करेंगे? पर वो भी तो वहीं पे रहेंगे, सीने पे दाल होंगे। हाँ, नहीं, पर मैंने कहा अगर वो हालात क्या, आप तो दे प्रोटेक्टेड राज्यसभा, या तो जिस तरह मारपीट करें या कुछ करें, लेकिन मुझे लगता नहीं वो संभव है, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो कैसे? तो अरविंद केजरीवाल को बहुत, जो ही गॉट पेड इन हिज ओन कॉइन बेसिकली, जो करेंसी उनकी थी ना, अब वही वापस उनके पास आने लगी है। वो खोटा सिक्का चला था, अब खोटा सिक्का वापस उन्हीं की जेब पर आ गया है। तो जैसी इन्होंने सच में मारा होगा मुर्गा बना के राघव चड्ढा को, जो मैं न्यूज में सुन रही देखिए, अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी को मारा है। हाँ। कोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है इश्तिहारों को लेकर। पर कुछ हुआ तो नहीं। स्वाति मालीवाल के मामले में बाकायदा मारपीट हुई है, स्वाति ने इसके डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। नहीं, उसमें हुआ, उनके 2 लोग थे, एक ओखला का जो है, उस नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अमानतुल्ला, हाँ। अमानतुल्ला, और एक का नाम है बाकायदा उसमें। तो अरविंद ने तब भी झूठ बोला था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंशु प्रकाश जो सेक्रेटरी को बुलाया था, चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर जो घर में मारपीट की थी। तो मारने पीटने वाले लोग हैं, ये बहुत बदतमीज खराब किस्म के लोग हैं। मैं चाहूंगी नहीं, मतलब आपके घर में अगर बच्चियां हो, मेरी नीस है, मैं चाहूंगी नहीं आम आदमी पार्टी के लोग घर आए, मैं नहीं चाहूंगी। मैंने देखा पार्टी का क्या हाल है, क्या बदतमीजी अंदर रहती है। बहुत ही ज्यादा, बहुत गंदे लोग हैं, दुर्गेश पाठक ऐसे लोग, वही लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, और कौन सर्वाइव किया? जो जिसका भी कुछ थोड़ा वजूद था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ी अपनी पर्सनालिटी थी, मैं अपने आप में एक एंकर थी। तो पर इसमें राघव चड्ढा के साथ हुआ क्या एग्जैक्टली? राघव चड्ढा के साथ वही हुआ, राघव चड्ढा जो औरों के साथ कर रहे थे, उनके साथ हुआ। तो वो भी बड़े हीरो बन रहे थे, उनको प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव लेकर आए थे। और कब लेके आए थे, याद है आपको? एक दौर जब नई अन्ना हजारे मूवमेंट से अरविंद केजरीवाल ने कहा पार्टी बनेगी, बावजूद इसके कि उन्होंने कस्में खाई थी बच्चों की, कभी पार्टी नहीं बनेगी। मुझे बड़े ताज्जुब हुआ, लेकिन बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट इसका हो रहा था हिमाचल प्रदेश में, और फिर ये बताई गई बात अन्ना को। अन्ना गुस्से से निकल गए। अन्ना को बहुत गुस्सा आया कि नहीं, ये आंदोलन रहेगा। अरविंद ने फिर झूठ मूठ का एक फास्ट किया, याद होगा आपको, और संतोष कोहली के घर पे सुंदर नगरी में, जिसमें बातें मुझे पता चला, मैं तो रो रही थी, मुझे से बेवकूफ कोई नहीं होगा। अरविंद भाई, अन्ना पिता समान है, अरविंद भाई मेरे हैं, राखी बांध रही थी मैं पूछे नहीं। तो मुझे अपना पर इतना गुस्सा आता है पायल पर, वो अलग कहानी है। तो मुझे सिर्फ अध्यात्म मुझे इसमें कुछ रास्ता दिखा सकता है मेरे अपनी बेवकूफियों के बारे में जब मैं सोचती हूँ। तो अरविंद बोले, कितने दिन अन्ना ने अनशन किया था, फास्ट किया था? तो किसी ने कहा 13 दिन, मैं 14 दिन करूंगा। वहां गए, लेकिन वहां पता चला वहां पे नारियल पानी पी रहे थे। और जाहिर है जब अन्ना ने किया था सबके सामने किया था, वो टीम सॉल्व हुआ, उन्होंने किसी घर में बैठ के किया, ये दिखाना था। फिर पार्टी बनी, वहां से आम आदमी पार्टी नाम बनाया गया उसका। जाहिर है अन्ना उसके अगेंस्ट थे। तब ये बात आई कि भी पार्टी अब बना रहे हो, पहले आंदोलन में करप्शन की बात करते थे, अब जब पार्टी बना रहे हो तो पार्टी की क्या राय है? कम्युनलिज्म पर, नक्सलिज्म पर, पानी पर, गैस पर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन डिफरेंट थिंग्स, एजुकेशन पर, डिफेंस पर। तो फिर ये योगेंद्र यादव जी बड़े ज़हीन में, वो अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आम आदमी पार्टी तक वो आ गए थे। और ऑब्वियसली प्रशांत भूषण जो अन्ना हजारे आंदोलन, आईसी और फिर पार्टी का हिस्सा बने, फाउंडर मेंबर्स थे हम सब लोग। तो उन्होंने कहा कमिटीज बनाएंगे, अलग अलग कमिटीज होंगी। तो कमिटीज बनाने के लिए वो 2 रिसोर्सेज को लेके आए। वो 2 रिसोर्स पीपल कौन थे? राघव चड्ढा जो एक ब्रीफकेस लेके आते थे, पहले मैंने उनको कभी नहीं कहा, और आतिशी, और वो प्रशांत जी के पुराने मित्रों के थ्रू आए थे, और उनको ये लोग लेके आए थे। तो सोचिए वो दिन और आज का दिन। और अरविंद बहुत चिढ़ते थे इन लोगों से। मुझे याद है हम लोग अंदर बैठकर बात कर रहे थे, और प्रशांत जी, आई वाज क्लोज टू अरविंद, प्रशांत जी कह रहे थे, शाजी देखो लोग बाहर खड़े हैं, उनको आने दो। तो मैंने कहा, अरविंद ने दरवाजा बंद कर दिया है, आई डोंट नो। तो फिर तुम बोलो एक बार। तो हमने कहा अरविंद जी आने दीजिए, आतिशी, राघव पर 1-2 लोग और खड़े। तो आए, फिर उनको ऐसे, ये हालत थी।
फिर वो बैठने लगे, ऐसे और भी लोग आते थे, कमिटी रिपोर्ट्स बन रही थी, क्या हुआ, उसका हुआ कुछ नहीं। नो बट नो, नन ऑफ दिस रिपोर्ट्स सॉ द लाइट ऑफ द डे। दिलीप सिमियोन आए थे, एक नेक्सल लीडर थे, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, सब योगेंद्र जी ने कहते कि वी विल पुट एवरीथिंग इन देयर, वो सब बकवास था। पर ये लोग आ चुके थे, और ये लोग भी कोई कम नहीं भैया, मान गए उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद हैं केजरीवाल, लेकिन बड़ा उस्ताद निकला राघव चड्ढा। उसका दिल्ली जल बोर्ड से क्या कनेक्शन था राघव चड्ढा का? उसको बनाया गया था ना, ही वाज द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली जल। Yeah, he was. So I'll check on this, so you can edit this out. तो दिल्ली जल बोर्ड का जब वो उसको अध्यक्ष बनाया गया था, या फिर वो उपाध्यक्ष बना था, तो बहुत सारी चीजें उसमें होनी थी, और बाकायदा उसके वो एविडेंस है, बाकायदा वो केस बना, और उसमें भी जो भी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स हैं उनके सबके नाम आए हैं, और 2-3 इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में हेरा फेरी है, तो वो बात हुई, लेकिन हेरा फेरी का काम था, और इसीलिए राघव चड्ढा, जिसको उस वक्त कोई नहीं जानता तो था, बीजेपी ने आज तक उसको क्यों अटैक किया? आतिशी, जिसको कोई, they are underway. I can give you the status if you want. I'll quickly check it. So they and मुझे याद है जब मैं कैंपेन कर रही थी बीजेपी के लिए, तो हमने जल निगम का, जल बोर्ड की बात की थी, तो ये बाकायदा मामला चल रहा था। अब इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया अरविंद ने कि भाई या तो योगेंद्र प्रशांत रहेंगे या अरविंद इज लाइक दैट, दिस इज। तो मैं तो चली गई, याद सबसे पहले मैं गई, तब उरूज पर थी आम आदमी पार्टी, एट द हाईएस्ट पॉइंट। आई लेफ्ट एंड यू नो व्हाट ऑल आई एंड्योर्ड, वाज मीडिया वाज वेरी एन्चेंटेड एंड बिसॉटेड बाय। हां, टोटली। तो क्या क्या बातें मेरे बारे में कही गई, क्या क्या आर्टिकल्स लिखे गए कि मैं ऐसी ट्रेटर हूँ, तो मुझे सच में लगा कि मैं शायद पाकिस्तान के लिए आईएसआई की स्पाई बन गई उस दिन, जिस तरह से लोगों ने मुझे ट्रीट किया। खैर वो बात हुई, लेकिन थोड़ी दिन पहले, और योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण का जाना नहीं, तुम जाओ नहीं, हम लेकर आएंगे, वापस करेंगे तुम्हें, और बाकायदा अरविंद की तरफ से रुक जाओ, राज्यसभा देंगे, और इस चक्कर में कुछ लोग रुक भी गए। राघव चड्ढा को तो मिल गई राज्यसभा। बस सुनिए, तो वही तो मैं कह रही हूँ, तो पर मैंने कहा नहीं, मैं 100% या 0, तो मैं चली गई। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बाकायदा पार्टी के अंदर धक्के मारकर कापस खेरा में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को धक्के मार के निकाला गया। दुनिया ने देखा है, सॉल दे वर बीटन अप, दे वर बाउंसर्स, अरविंद ने निकाला, तो हमको ही बचा रहे थे, खुद अपने को बचा। वो अभी भी अरविंद के ही फेवर की बातें करते हैं, योगेंद्र यादव तो हमेशा उसी नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो पिट भी जाएंगे, जैसे कि वो लेफ्ट का हाल है ना, पिटते हैं ममता से, लेकिन भाजपा बुरी पार्टी है, तो ये वही हाल है। और प्रशांत भूषण ने खुलकर बोला है, प्रशांत भूषण ने राघव चड्ढा के बारे में क्या नहीं बोला है, वो सब है, वो सब दे इन पब्लिक डोमेन, बिकॉज ही वाज वेरी एंग्री। एंड आतिशी और राघव चड्ढा ने पार्टी के अंदर, मैं बता रही हूँ, तब मैं थी, कि झूठ लिखो उनके बारे में कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, टू प्रूव कि हम अरविंद के लॉयलिस्ट हैं। और उन्होंने किया, इट्स लाइक, तो आप शाजिया, तुम बहुत अच्छी मेरी जूनियर थी, मैं तुम्हें अच्छी जगह काम दिलवाती हूँ, मैं जाती हूँ, और जो मेरा नया बॉस है, मैं उनसे आपकी बुराई करती हूँ और आपके खिलाफ पत्र लिखवाती हूँ, और फिर मीडिया को कहती हूँ कि ये जासूसी करवा रही थी। एंड यू आर शॉक्ड कि मैंने तो शाजिया की हेल्प की थी। इस तरह के लोग हैं राघव और आतिशी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि भाई आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आतिशी एक झूठ बोलने की एक्सपर्ट, हाँ, वो तो मुंह से फटकार बरसती है। फिर राघव ने भी प्रूव कर दिया कि राघव भी हम किसी से कम नहीं भाई। और अगर बीजेपी अब ज्वाइन कर लिया तो देखिए, 2 साल तक तो मुझे लगता नहीं है कुछ करेंगे, क्योंकि 2 साल तक राज्यसभा की इंटैक्ट है, बाकी देखा जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि भाई एक बार कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है तो औरों के साथ भी कर सकता है। हाँ, वो तो फितरत है ना, कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाओगे तब भी वो काटना नहीं छोड़ेगा, हाँ, डंक मारना नहीं छोड़ेगा। ये है। और अच्छा, राघव अरविंद के फेवरेट बने, और अरविंद को कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन वो तो पूरा भगवान मान का सारा काम, एक सुपर सीएम बन के वहां पे उन्होंने काम किया। What was this rumor about कि Arvind wanted him to get married to his daughter? These are all rumors. कि there was something in it. You know, by that time I was out, so I don't. I mean, I will not be able to comment on it. There was some talk like that, but Arvind was clearly. I mean, Raghav was clearly his favorite, his boy, his go-to person. People are very upset कि इसको कितना पावर क्यों दे दिया। अरविंद के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी कि भैया जो गेम आप खेल रहे हैं ना, वो गेम आपके साथ होगा। राघव लगातार रोज इन द started handling many things, handling money, handling tickets, the power that he got to have, and then he started getting one more thing. Guess what? Headlines and news space. But the party is all about a very insecure dictator. अब भाई तो अरविंद को लगा रहे हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं, ये क्या हो रहा है? और बिल्ली ने ना सिर्फ मियाऊं किया, लेकिन वो दहाड़ने लगी। बड़ी ग्लैमरस शादी हुई। वो पैसों का भी कुछ कह रहे हैं ना कि
कुछ पैसों के मामले में भी आपस में लड़ाई हुई है कि वो पैसा कहाँ पहुंचना था, वो लंदन पहुंच गया, फिर लंदन से पता नहीं, ये अब रोज आगे आके सुनने, देखिए, अब आगे आके देखिए क्या कुछ नहीं निकलेगा। ये सब मीडिया में देख रहे हैं हम लोग नहीं तो। नहीं, आप देखिएगा क्या क्या निकलेगा। मतलब तब भी लोगों ने सवाल पूछे कि इतना पैसा कैसे। चलिए, परिणीति राघव की बहुत ही फैंसी शादी हुई, परिणीति के पास होंगे पैसे बहुत ज्यादा, राघव के पास इतने पैसे कैसे आए कोई कोई जानता नहीं। इन लोग सबके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कितना आपने किया था और कितने पैसे बढ़ गए, क्या सोर्सेज हैं उसके, वो सब पता चलेगा, आगे आगे बात खुलेगी। और सबके सबके पास सब पर डॉसियर्स है। मैं आपको बताऊं ये बात, ये जो स्टासी पार्टी में होता था ना वक्त में, ये वैसी पार्टी है, इनकी अपनी केजीबी फाइल चलती है कि कोई एक भरोसा किसी पर नहीं करता। अगर आपको लगता है संजय सिंह भरोसा करते हैं अरविंद पर, तो आप गलत समझते हैं। पर आपको लगता है संजय सिंह भी कभी जा सकते हैं? संजय सिंह जैसी एक थ्रेड बनेंगे, वो जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उनके पास भी कुछ राज है, कुछ राज इनके पास भी है। तो भैया, अगर मुझे बहुत पता है तुम्हारे बारे में, पायल, अगर मुझे पायल आपके बारे में बहुत पता है और आपको मेरे बारे में बहुत पता है, तो हम लोग बच के चलेंगे। ये असलियत है। वहां के एमएलए मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे फोन से बात कीजिए, सारे फोन टैप हो रहे हैं, इन्होंने अपना बंदा हमारे ऑफिस में छोड़ रखा है। ऐसी हालत है। और अभी ये जो इन्होंने बोला कि इनको लोअर कोर्ट से बोल दिया उन्होंने कि ये लिकर स्कैम और ये सब इससे छोड़ दिया। हो, वो क्या दिन था, लोअर कोर्ट से मिला है। जो रासू मैंने देखी के एक्टिंग के, तो माय गॉड, ओ हो, कमाल के अरविंद ऑस्कर ने। मिलना चाहिए इनको। ऐसा इतना मासूम से मुंह बनाकर, माय गॉड, क्या और केजरीवाल ने क्या फंसेंगे फिर किया। से अभी। बहुत ज्यादा एविडेंस है। और अभी देखिए, तभी तो तो उस पहुंच गए कि जज ने क्यों रिक्यूज, छोड़ दिया? जस्टिस स्वतंत्र की जहां तक बात थी कि अपने रिक्यूज करने के लिए गए वहां पे, फिर उन्होंने सवाल पूछे गए उनसे। वहां पे ये भी कहा गया कि भाई, अगर आप लगातार अपना केस को कीजिए, आप एक बार नहीं आ सकते, आइदर यू बिकम। तो उनके पास ज्यादा कुछ जवाब नहीं थे, तो बात तो निकलेगी आगे। एंड वो तो छोड़िए, क्या सीबीआई को मिला या जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं, आप देखिए जो रेवेन्यू था, अगर आपने इतना इतना शराब का कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, तो वो जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था उनको क्यों नहीं मिला, और वो पॉलिसी क्यों बदली। आपको लगता है कि ये राघव चड्ढा और ये भी थोड़े सबूत दे सकते हैं कोर्ट में? दे कैन बी मुझे वेंचफुल। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास, उनको बहुत जानकारी होगी, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है शायद उनके ऊपर भी जानकारी इनके पास हो। तो ये थोड़ा चल रहा है मामला अंदर अंदर, बहुत ही ज्यादा गलीज किस्म की गंदगी है। मैंने 10 साल पहले देख लिया जो आप लोग अब देख रहे हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं। और राघव चड्ढा की जो राइज में देख रही हूँ, वो लड़का जो ब्रीफकेस लेके खड़ा होता था, प्लीज प्लीज शाजिया दी अंदर आने के लिए बोल दीजिए, प्रशांत जी मुझे अंदर आने दीजिए, कहाँ से अंदर आया, फिर प्रशांत और योगेंद्र भी बाहर हो गए, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर उसने। अब आपको लगता है भगवंत मान की बारी है? मेरे को लगता है भगवंत मान की बारी है, क्योंकि दिल्ली में तो अभी सीएम बन नहीं रहा, इलेक्शन है अगले साल, तो क्या होगा? नहीं देखिए, भगवंत मान पहले भी उनकी उनकी प्रायोरिटी नहीं था। आपको कैसे पता भगवंत मान को पिछली बार सीएम बनाने में और उनका नाम डिक्लेयर करने में इतना वक्त क्यों लगा? जाहिर है पर वक्त वहां लगा। तो जट से की बनता है। वही तो इतना वक्त क्यों लगा? सब वक्त इसलिए लगा क्योंकि अरविंद नहीं चाहते थे, जब तक उनको किसी ने गिरेबान पकड़कर कहानी कि भैया बता दूंगी असलियत सामने, तो जो भी आगे बढ़ता है, जो भी अभी भी कुछ राज्यसभा में लोग बने हुए हैं, या तो पैसे से बने हैं या एक दो जिनका नाम भी लिया, आपको क्या पता, आपको क्या पता कि वो, कि उनका कॉलर पकड़कर उनको डरा धमका के वो नहीं बने। तो भगवंत मान भी आखिरी वक्त में उनका कहा कि अरे हमने नाम निकाला, याद नहीं है रेफरेंडम उनका झूठ मूठ का, ये फर्जीवाड़े की कहानियां। और राघव चड्ढा ने रेफरेंडम कंडक्ट किया है कि नाम भगवंत मान का निकला है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये सब बेवकूफी की बात है। मैं तब भी कह रही थी, मतलब आई नो टू मच, आई नो देम ऑल सो वेल, सो क्लोजली, वर्क फॉर इयर्स एट अ वेरी। एंड ही रियली गेट्स इरिटेटेड दैट मोदी जी तो उनके बारे में बात ही नहीं करते। मोदी जी ने हालांकि संजय सिंह के बारे में, ब्लैक किया के बारे में बात करी है, ब्लैक टिकट भेज रहे, पर वैसे अरविंद केजरीवाल को तो मोदी जी कभी जवाब भी नहीं देते, ना राहुल गांधी को देते हैं। हाँ, तो यही आइडिया था। पहले था पहले सीएम को हटाना था, शीला दीक्षित, तो शीला ताई के खिलाफ गंदी गंदी बातें और वो सब। फिर लगा, और फिर मोदी जी वाज राइट। 2014 से पहले की बात है, ये पार्टी बनी, फिर अरविंद ने कहना शुरू कर दिया, हम लोग से कहलवाया, ये अंदर की बात थी, आई नो इट, आई वाज प्रिवी टू दैट। हर जगह ज्यादा बीजेपी की बुराई करो, कांग्रेस के खिलाफ तो पूरा मूवमेंट था, लेकिन ये कहो जा जाकर मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम, मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम, ये था अंदर अंदर। फिर जब मोदी जी बन गए पीएम और ये बन गए सीएम, फिर इनको लगा तो आगे बढ़ना, अब अरविंद फॉर पीएम। फिर वो वाराणसी गए, और वो वाराणसी जाकर उन्होंने मोदी के खिलाफ गाली बकी, कांग्रेस के पूरे करप्शन को वो भूल गए, जिसकी वजह से मूवमेंट बना। फिर नाउ इट वाज देयर। एंड सारा जो स्पेक्ट्रम है, ये हमारे मीडिया जो बहुत ही बुद्धिमान किस्म के लोग हैं, बताते हैं देश में क्या हो रहा है, बुरा अच्छा क्या होना चाहिए, फौरन पलटे। मोदी खिलाफ बोल रहा है,
वेरी गुड मैन, कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है, वेरी बैड मैन, आरएसएस मैन। मतलब इतने डम है इंटेलेक्चुअल्स, क्यों ऐसे हैं? मतलब कोई भी मतलब क्लास 5th का बच्चा समझ जाएगा क्या बेवकूफी लगा रखी है। इफ यू वांट कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट, अ सीजन जर्नलिस्ट, यू रिपोर्ट, एंड एवरीथिंग इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट एंड राइट, इट इज अबाउट एक्चुअल लाइफ, इट इज अबाउट गवर्नेंस, and it is about ethics also, huh? no, but it is about Vande Bharat. It is about DGI. It is about roads. It is about highways. It is about better services. It is about more medical colleges. For me, that is very important. ये क्या लगा रखा है? तीसरा सीधे बात कहती थी मुझसे, शाजिया तुम जो हो ना, जिस पार्टी जिस मूवमेंट में काम कर रही हो, पता है ये कांग्रेस को हटाने की बात कर रही हो, बीजेपी आ जाएगी, तुम्हें बोलना चाहिए कम्युनलिज्म पर। क्यों? हर एक मुसलमान क्यों बोले कम्युनलिज्म पर? मैं करप्शन पर नहीं बोल सकती, मैं ट्रांसपेरेंसी पे नहीं बोल सकती, मैं गवर्नेंस पे नहीं बोल सकती। इन्होंने बना के रख दिया सिस्टम, और इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ा जा रहा है। हमारे जैसे लोग क्यों नहीं बोलेंगे? अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं सिर्फ इसकी बात करूंगी, why can't I talk about better services? Why can't I talk about better infrastructure? Why can't I talk about more accountability? Why can't something like insolvency code and bankruptcy, जो IBC उसके वो क्यों इंपॉर्टेंट है देश के लिए, उसकी बात मैं क्यों ना करूं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कोई फिक्स चाहिए, ये फिक्स बना के रखा है। आई एम अ डिसरप्टर, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल माई लाइफ हैव बीन लाइक दिस। आई एम फ्रॉम जामिया मैस कॉम एंड दे टीच यू कम्युनिकेशन थियरी, इट वाज फुल ऑफ दिस लॉट, पर वो बेचारे वहीं पे रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। कार्ल मार्क्स की 2 किताबें जो पढ़ ली बेचारे, उनका दिमाग दिमाग उतना ही रह गया बेचारों का। मेरा दिमाग मतलब सॉरी निकल आया आप उससे। नहीं, मैंने जिंदगी को जिंदगी को देखा, चीजों को देखा। मैंने कहा मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान की बातें तुम कर रहे हो, सबसे गरीब मुसलमान, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है 50-60 साल से तुम गंदगी इतनी ज्यादा मुसलमानों के इलाकों में, कैसे मुसलमानों के साथ हो वोट के टाइम करने में? मुसलमान सिर्फ एक वोटर नहीं है भाई, एक आम इंसान है, उसका घर परिवार है, उसको उतनी रोड चाहिए, हाईवे चाहिए, अच्छे कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तालीम चाहिए, जितनी किसी और को चाहिए। देश आगे बढ़ेगा, मुसलमान भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच शाजिया। टू मच स्टफ आई गिव यू ना। हाँ, अच्छी दे दिया, अच्छा सब कुछ बता दिया हम। थैंक यू सो मच।